Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the BSc Nursing 4th semester of subject Adult Health Nursing 2nd. The first unit is Nursing Management of Patient with Disorder of Ear, Nose and Throat. In this unit, we will discuss about the disorder of otalgia. इसमें मेनली हम ओटेल्जिया की डेफिनेशन क्या होती है, उससे क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है, कितने टाइप्स होते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा और नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का डेफिनेशन क्या होता है? ओटेल्जिया को इज डिफाइंड एज ईयर पेन। ओटेल्जिया क्या होता है? एक ईयर पेन होता है, मेनली हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ईयर पेन भी बोल सकते हैं। ये दो तरीके का होता है, प्राइमरी ओटेल्जिया होता है और सेकेंडरी ओटेल्जिया होता है। जो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है, जो पेन इनिशिएट होता है हमारे विद इन द ईयर के अंदर से जो पेन इनिशिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ओटेल्जिया बोलते हैं। और सेकेंडरी ओटेल्जिया क्या होता है? जिसको हम रेफर्ड ओटेल्जिया ही बोलते हैं। रेफर्ड क्यों बोलते हैं? रेफर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है कहीं और से, मतलब जब पेन हमारे आउटसाइड द ईयर से इनिशिएट होगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? रेफर्ड ओटेल्जिया बोल देंगे। तो सिंपल भाषा में ओटेल्जिया क्या है? एक ईयर पेन है। ये दो तरीके का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी अगर ईयर के इनर से हो रहा है वो पेन इनिशिएट तो वो प्राइमरी ओटेल्जिया हो जाएगा, और अगर पेन आउटसाइड द ईयर से इनिशिएट हो रहा है तो वो सेकेंडरी ओटेल्जिया हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके एटियोलॉजी क्या होते हैं। तो इसके पहले तो दो चीज़ें होती हैं, प्राइमरी ओटेल्जिया होता है और सेकेंडरी ओटेल्जिया होता है। तो जो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है उसके कुछ अलग एटियोलॉजी है, और जो सेकेंडरी ओटेल्जिया होता है उसके अलग एटियोलॉजी है। तो जो प्राइमरी ओटेल्जिया होता है उसकी कॉज है लेसरेशन एंड बाइट। लेसरेशन एंड बाइट में क्या होता है? लेसरेशन का मतलब होता है घाव, और बाइट का मतलब कोई भी इंसेक्ट बाइट वगैरह हो गया। तो लेसरेशन एंड बाइट, कोई भी घाव हो गया कान के अंदर या फिर कोई भी इंसेक्ट बाइट वगैरह हो गया, उसकी वजह से प्राइमरी ओटेल्जिया हो सकता है। हेमाटोमा हो गया। हेमाटोमा क्या होता है? ब्लड का क्लॉट फॉर्म हो जाना, मतलब उसमें ब्लड जो होते हैं एक्यूमुलेट होने लगते हैं ईयर की जो भी टिश्यूज़ या फिर कार्टिलेज होते हैं उनके बीच में। थर्ड क्या हो सकता है? ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ये बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है अगर मिडल ईयर में, तो वो भी क्या करता है? प्राइमरी ओटेल्जिया कॉज कर जाता है। उसके बाद क्या है? नियोप्लाज्म। अगर कोई भी नियोप्लाज्म मतलब कोई भी सेल्स एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई उसकी वजह से भी हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा ठंड में बहुत टाइम तक रहने पे जो फ्रिज हो जाती है, जो मतलब बहुत जो वहाँ के टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, उसकी वजह से भी प्राइमरी ओटेल्जिया होता है। फॉरेन बॉडी कोई चला गया है तो इम्पैक्टेड वैक्स हो गया है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो गया, या फिर कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया। ये सारी कॉज थे आपकी प्राइमरी ओटेल्जिया के। सेकेंडरी ओटेल्जिया की कोई भी टिथ इन्फेक्शन हो गया, ये अगर ट्राइजेमिनल नर्व्स की बात करें उसके थ्रू टिथ इन्फेक्शन हो गया कोई, या फिर माल ऑक्लूजन हो गया, कोई भी थर्ड मोलर अगर इन्फेक्टेड हो गया। इस कई बार होता है ना, जब वो कहते हैं 32 दांत निकल अगला का दांत निकलता है तो भी पेन इनिशिएट होता है, तो सेकेंडरी ओटेल्जिया कॉज बनता है। उसके बाद से ओरल कैविटी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो भी सेकेंडरी ओटेल्जिया कॉज करेगा। नोज है या फिर इम्पैक्टेड एविएशन हो गया। टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसकी वजह से भी सेकेंडरी ओटेल्जिया कॉज होता है। ओरोफेरिंग्स इन्फेक्शन, कोई भी आपके ओरोफेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो, हर्पिस जोस्टर ऑर्टिकस हो गया है तो, या फिर कोई भी टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसफंक्शन हो गया, टिथ जो है उसमें एब्सिस फॉर्म हो गया है, या फिर जो भी अगर कोई डेंचर्स यूज कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठा है तो भी वो क्या करता है? ओटेल्जिया कॉज करता है। कोई भी साइनोसाइटिस हो गया, साइनस में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया तो सेकेंडरी ओटेल्जिया कॉज करेगा। टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया। तो ये सारी क्या थी? एटियोलॉजी थी किसका? ओटेल्जिया की। जिसमें से हमने दो चीज़ें डिस्कस की, प्राइमरी ओटेल्जिया की एटियोलॉजी क्या क्या थी और सेकेंडरी ओटेल्जिया की क्या क्या एटियोलॉजी थी। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है ओटेल्जिया की? तो पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो कोई भी अगर किसी भी एटियोलॉजी की वजह से, जैसे कि कोई भी टिथ इन्फेक्शन हो गया, इम्पैक्टेड थर्ड मोलर हो गया, लेसरेशन हो गया, इंसेक्ट बाइट हो गया, हेमाटोमा हो गया, किसी भी एटियोलॉजी की वजह से अगर ईयर में क्या होता है? ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। जब ईयर में ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन होगा तो जो ईयर की नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो ईयर की नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई,
जब नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो क्या कॉज कराएगा, इन्फ्लामेशन कॉज कराएगा। इन्फ्लामेशन जब होता है तो फिर जब इन्फ्लामेशन एक बार हुआ तो वहाँ से जितने भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं या फिर कीमोटैक्सिस होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं, जो क्या कॉज कराती हैं, टिश्यू एडिमा कॉज कराती हैं, पेन इनिशिएट करती है, हीट कराती है और रेडनेस होता है। तो कैसे क्या होगा इसका पैथोफिजियोलॉजी, कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ईयर में ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन होगा, वो क्या कराएंगे, जो हमारे ईयर का नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होने के बाद वो क्या करेंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे या फिर कीमोटैक्सिक्स रिलीज़ होंगे, वो टिश्यू एडिमा कराएगा, पेन कराएगा, हीट एंड रेडनेस कॉज करेंगे। तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें कॉज मतलब क्या होता है, कैसे होता है, किस किस तरीके से होता है वो पता, हम उसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता है। हिस्ट्री हम क्या कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू क्या एटियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कि टिथ इन्फेक्शन कोई है, कोई माल ऑक्लूजन है, कोई लेसरेशन हो गया है, कोई इंसेक्ट बाइट तो नहीं है, जो आपका पेन हुआ था वो कब से हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कोई ईयर से डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री होती है हम उसको कलेक्ट करते हैं। सेकेंड आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, जैसे क्योंकि सेकेंडरी एटियोलॉजिया जो सेकेंडरी ओटैल्जिया था उसका मेन कॉज क्या था, वो ईयर के बाहर से जो पेन इनिशिएट हो रहा था। तो जो भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई माउथ में किसी तरह कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, या फिर कोई भी हर पे जो ऑर्टिकस हो गया है, टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसफंक्शन हो गया है, तो ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो ओटैल्जिया के कॉज पता चल जाएंगे। थर्ड हम क्या करेंगे, ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे हम एक्सटर्नल ईयर का इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन क्या होता है, मतलब हम आंखों से देखेंगे क्या क्या चीज़ हमें दिख रही है, जैसे कोई भी स्वेलिंग है क्या, कोई इंजरी हो गया है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई टेंडरनेस वगैरह दिख रहा है क्या, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि कोई भी नर्व न्यूरोपैथी वगैरह जो क्रेनियल नर्व, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, ये क्रेनियल नर्व्स होगा, कोई भी क्रेनियल नर्व न्यूरोपैथी हो या क्या, या फिर डेंटल इंस्पेक्शन करेंगे, कोई कैविटी है, कोई एब्सेस फॉर्म हो रहा है, कोई माल ऑक्लूजन है, कोई डेंचर्स वगैरह यूज किया है क्या। नेज़ल एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि कोई भी हम ये पता कर सकें कि कोई भी जो नेज़ल म्यूकोसा है उसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन तो नहीं दिख रहा है, या फिर कोई भी पॉलिप्स वगैरह फॉर्म हुआ हो। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेज़ल एग्जामिनेशन में करेंगे। उसके बाद आता है आपका हेड एग्जामिनेशन करेंगे। हेड एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे कि कोई पैरोटिड ग्लैंड जो है उसमें किसी तरह का कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड की पैथोलॉजी क्या है, क्योंकि ये सब भी सेकेंडरी ओटैल्जिया कॉज हो जाते हैं, इसीलिए सारे एग्जामिनेशन हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजी चेक करेंगे। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी यहाँ पे ये माइनर मिस्टेक हो गया, ये होगा लिम्फेडिनोपैथी, ये यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। तो नेक में हम क्या कहेंगे, कोई लिम्फेडिनोपैथी क्या है, जो लिम्फ नोड है कोई एनलार्ज वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई थायराइड ग्लैंड की पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं आए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन का एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम कैसे करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सिटी स्कैन कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंट्राटेम्पोरल लेजेंड्स वगैरह तो फॉर्म नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए। या फिर जो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट्स होते हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या, क्योंकि ये हमें एक्सटर्नल से तो देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम सिटी स्कैन कराते हैं। MRI कराएंगे ताकि कोई भी सेरेब्रोपोंटिक एंगल है उसको डिफाइन करने के लिए, फिर कोई भी इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स वगैरह है क्या, जब हम MRI कराएंगे तो सारी चीज़ें हमें दिख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हम करते हैं। अब सेरेब्रोपोंटिक एंगल क्या होता है, सीधे समझना, सेरेबेलो मतलब सेरेबेलम और पॉन्टे मतलब जो पॉन्स, हमारे हेड में जो दो पार्ट होते हैं इनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, उनके बीच में किसी तरह कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस वगैरह तो नहीं आई है, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम MRI करते हैं। ESR करेंगे, एक तो सारे सेगमेंटेशन रेट चेक करेंगे, थायराइड फंक्शन स्टडी करेंगे, क्यों, ताकि कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, क्रेनियल नर्व्स चेक करेंगे, डेंटल इंस्पेक्शन करेंगे, ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट्स चेक करेंगे, हेड एग्जामिनेशन करेंगे, नेक एग्जामिनेशन करेंगे, सिटी स्कैन, MRI, ESR, थायराइड फंक्शन स्टडी। ये सारी चीज़ें थी आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किसका, ओटैल्जिया की। अब हम बात करें, हमें डायग्नोसिस कर लिया, फिजियोलॉजी हमें पता चल गया, एटियोलॉजी पता चल गया, अब उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो बात करते हैं मैनेजमेंट का। तो पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे।
मेडिकल मैनेजमेंट। ये है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जो होगा किसके बेस पे होगा कि जो कॉज क्या है ईयर पेन का, क्योंकि बहुत सारे ओटैल्जिया कॉज थे, प्राइमरी ओटैल्जिया में कुछ और थी, सेकेंडरी ओटैल्जिया में कुछ और थे। तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी एटियोलॉजी क्या है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, उसके बेसिस पे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ईयर में पेन होगा उसके लिए हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देंगे ताकि हम इन्फेक्शन से रिलीव कर सकें। ईयर इरिगेशन करेंगे ताकि कोई भी ईयर से डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम क्लीन कर सकें, और जो उसकी नॉर्मल फंक्शन ईयर का उसको हम रिस्टोर करेंगे। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर चला गया, क्योंकि ये भी ओटैल्जिया कॉज कराता है, तो हम फॉरेन बॉडी को रिमूव करेंगे। ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पहला क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या पहले करेंगे, मेरिंगोप्लास्टी। मेरिंगोप्लास्टी क्या होता है, एक सिंपल परफोरेशन होता है जो टिम्पैनिक, ये है टिम्पैनिक, TY कर लीजिएगा यहाँ पे, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें एक सिंपल सा हम क्लोजर कर देते हैं, उसमें एक परफोरेशन हो जाता है उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो मेरिंगोप्लास्टी क्या होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का सिंपल सा क्लोजर। सेकंड क्या कर सकते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी कर सकते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी क्या होता है, इसमें हम सर्जिकली करेक्ट करते हैं जो भी परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको। ऑसिकुलोप्लास्टी करेंगे, और इसमें जो यहाँ पे होगा ऑक्यूलर नहीं होगा, यहाँ पे जो ऑसिकुलोप्लास्टी है ना, यहाँ पे ये ऑक्यूलर नहीं होगा, ऑसिकुलर होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये होगा ऑसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ऑसिकुलोप्लास्टी में जो ऑसिकल्स पाए जाते हैं हमारे ईयर में उसका हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मेरिंगोटॉमी करेंगे। मेरिंगोटॉमी में क्या होता है ना, एक इंसीजन करते हैं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें छोटा सा कट लगाते हैं और वहाँ पे जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ रहता है वहाँ से फ्लूइड को रिमूव कर देते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम 4 चीज़ें कर सकते हैं, मेरिंगोटॉमी कर सकते हैं, टिम्पैनोप्लास्टी कर सकते हैं, ऑसिकुलोप्लास्टी कर सकते हैं, मेरिंगोटॉमी करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। मेडिकल मैनेजमेंट हमने देख लिया, सर्जिकल मैनेजमेंट हमने देख लिया, अब हम मेन क्या बात करेंगे, इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि हम एक नर्स हैं तो हमें क्या करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि जो भी ऑपरेटेड ईयर है पेशेंट हमेशा उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखे, मतलब वो नीचे की तरफ ना हो वरना उसे और ज़्यादा पेन होगा। उसका हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि जब भी वो ब्लो कर रहा है नोज़ को वो बहुत स्लोली करे और वन साइड से ही, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े हमारे कान पे, वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर कोई भी स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स है या फिर अदर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है तो उसको कुछ टाइम के लिए प्रोहिबिटेड कर दे। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट में, अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी फॉर अ 1 वीक। अगर सर्जरी वगैरह हुई है अगर आपके ईयर में तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमें 1 वीक तक अवॉइड करना है। कोई भी एक्सरसाइज हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, सर्जरी की 3 वीक्स तक हमें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है हम, जो भी कॉटन बॉल्स ईयर में लगा रखे हैं उसको डेली चेंज करना है। शैम्पू, डो नॉट शैम्पू फॉर 1 वीक, 1 वीक तक कोई भी शैम्पू नहीं करना सर्जरी होने के बाद। और अगर कोई भी ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है उस केस में क्या करना है, आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल ओटैल्जिया के बारे में कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एटियोलॉजी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, जिसमें हमने बात किया मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी और भी जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.